दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों आज हम जानेंगे भारतीय फिल्म संगीत के महानतम गीतकार शैलेंद्र जी के बारे में और उनकी जीवन यात्रा के बारे में। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन में एक ऑल का ऑप्शन होता है, उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों यह कहना ज़रा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि शैलेंद्र जी भारतीय फिल्म संगीत में गीतकारी की विधा के कोहिनूर थे। दोस्तों वैसे तो शैलेंद्र जी का नाता बिहार राज्य के आरा डिस्ट्रिक्ट के बख्तियारपुर गांव से था, जो कि उनका पैतृक गांव था। लेकिन उनके पिताजी बख्तियारपुर से रावलपिंडी काम धंधे के सिलसिले में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्टर थे। उनके परिवार का समय बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा था और इसी दौरान शंकरदास शैलेंद्र जी का जन्म हुआ 30 अगस्त 1923 को केसरीलाल जी के घर पे। और समय व्यतीत होने लगा, लेकिन फिर अचानक परिवार पर संकट के बादल मंडराए जब केसरीलाल जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और काम धंधा सब चौपट हो गया और हालत ये हो गई कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे। तब केसरीलाल जी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे उनके जो भाई हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उनकी सहायता से कुछ काम धंधा मिल जाएगा और कुछ सहायता हो जाएगी तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। ये सोच कर के वो परिवार सहित मथुरा शिफ्ट हो गए और वहाँ शैलेंद्र जी की शिक्षा भी जारी थी, स्कूली शिक्षा। शैलेंद्र जी ने और उनके परिवार ने वहाँ भी बहुत संकट झेले। वहाँ भी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी और बहुत गहरा आर्थिक संकट था। इसी बीच शैलेंद्र जी की बहन जो थी छोटी, उनकी वहाँ पे तबीयत खराब हुई और पैसों के अभाव में इलाज भी नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। और यही उनकी माताजी के साथ भी हुआ। पैसों के अभाव में और इलाज नहीं होने के कारण उनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई, जिसका गहरा असर शैलेंद्र जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। शैलेंद्र जी जो कि एक शिव भक्त होते थे और ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे, उनके अचानक से आस्तिक से नास्तिक बन गए और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ा उनके। बहरहाल शैलेंद्र जी की शिक्षा जारी रही और मैट्रिक तक वे पढ़े। फिर पैसे चूँकि नहीं थे परिवार के पास तो आगे की शिक्षा उनकी नहीं हो पाई, लेकिन मैट्रिक में भी शैलेंद्र जी पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आए। और जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, शैलेंद्र जी को यह एहसास हुआ कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुझे बाहर जाकर कुछ काम करना पड़ेगा। और इसी विचार के साथ शैलेंद्र जी मुंबई की तरफ उन्होंने रुख कर लिया और वहाँ माटुंगा रेलवे जो वर्कशॉप थी, वहाँ वे अप्रेंटिस के रूप में जुड़ गए और वेल्डिंग और अन्य जो इंजीनियरिंग कार्य होते थे वो वहाँ पे करने लगे। और इसी बीच उनके काव्य का सृजन भी जारी था। शैलेंद्र जी युवावस्था से ही काव्य करते थे, सृजन करते थे काव्य का। और वहाँ उन कलपुर्जों की आवाज़ में वो अपने गीत संगीत का सृजन करते, गुनगुनाते, गीतों को बनाते। ये उनका कार्य जारी था और ट्रेड यूनियन से भी जुड़े रहे। चूँकि उनके परिवार के साथ इतने संकट उनके परिवार पर आए तो एक विद्रोही व्यक्तित्व उनका बन गया
और ट्रेड यूनियन से जुड़े और गरीब के हक के लिए वहाँ भी लड़ने लगे। और उस दौरान भी उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताएं वहाँ पे मजदूर संगठन जो था उनके सहयोग के लिए, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए कई कविताएं बनाई। समय व्यतीत होता रहा। इप्टा एक जो संस्था थी, इंडियन पीपल्स राइटर एसोसिएशन, उसके भी वो मेंबर बन गए। और 1947 में 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, उसके ठीक दूसरे दिन मुंबई में एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन रखा गया 16 अगस्त 1947 को, जिसके आयोजक थे पृथ्वीराज कपूर साहब। और उस आयोजन में शैलेंद्र जी को भी न्योता मिला और शैलेंद्र जी भी उस कवि सम्मेलन में पीछे की ओर बैठे हुए थे। धीरे धीरे कवियों ने अपना काव्य पाठ किया और एक कवि, एक शायर जिनकी बारी आई, तो वो किसी कारणवश वहाँ उपस्थित ना हो सके और फिर उनकी जगह शैलेंद्र जी को बुलाया गया और शैलेंद्र जी ने मंच पर आकर के काव्य पाठ करना चालू किया और दर्शकों ने बड़ा सराहा। लेकिन शैलेंद्र जी को ऐसा लगा कि शायद मेरी कविताएं अच्छी नहीं लग रही लोगों को, तो पृथ्वीराज कपूर साहब से उन्होंने कहा कि शायद मेरी कविताएं अच्छी नहीं लग रही तो मैं बैठ जाता हूँ। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने उनसे कहा कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं और आप जारी रखें, ये आपकी प्रशंसा कर रहे हैं सभी। तो शैलेंद्र जी ने उस दौरान जो कविता का पाठ किया, जलता पंजाब, जो कि भारत के विभाजन की जो त्रासदी थी, जो उसमें हिंसा हुई थी, जो हत्याएं हुई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसको लेकर के उन्होंने जलता पंजाब नाम शीर्षक से उन्होंने एक कविता की रचना की थी और उसका काव्य पाठ उन्होंने वहाँ किया। और यह सुनकर पृथ्वीराज कपूर साहब के जो सबसे बड़े सुपुत्र थे राज कपूर, वो बहुत प्रभावित हुए। और जब कवि सम्मेलन का समापन हुआ तब राज कपूर सीधे जा पहुँचे शैलेंद्र जी के पास और उनको एक प्रपोजल उन्होंने दिया कि मैं एक फिल्म का निर्माण करने वाला हूँ जिसका शीर्षक है आग, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसके गीत आप लिखें और इसके लिए मैं आपको एडवांस में 500 रुपये दे रहा हूँ। यह सुनकर के शैलेंद्र जी ने जवाब दिया। शैलेंद्र जी देखिए कितने चरित्र के और कितने पक्के थे वे, कि उन्होंने उनको जवाब दिया कि मैं पैसों के लिए अपने गीतों को नहीं बेचूंगा और मैं फिल्मी गीत नहीं लिख पाऊंगा, तो आप कृपया मुझे माफ़ करें। लेकिन राज कपूर साहब ने हंसते हुए ने अपना कार्ड दिया और उनसे ये कहा, ठीक है, आपको जब भी ज़रूरत लगे आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और ऐसा कहकर के दोनों अपने रास्ते पे चल दिए। समय व्यतीत होता रहा। इसी बीच शैलेंद्र जी की शादी का प्रस्ताव आया। झांसी में एक रेलवे के अधिकारी थे जिनकी 2 बेटियां थीं, उसमें छोटी बेटी शकुंतला जी थी। उनसे विवाह का प्रस्ताव शैलेंद्र जी के लिए आया और शैलेंद्र जी को बुलाया गया झांसी। वहाँ शैलेंद्र जी पहुँचे और सब कुछ पक्का हो गया और ब्याह भी जल्दी हो गया उनका। और वहाँ पे कुछ लोगों ने, जो रेलवे में अधिकारी थे शकुंतला जी के पिताजी, उनकी हंसी भी उड़ाई कि आपके एक दामाद हैं जो बड़े, 2 बहनों की शादी एक साथ हुई थी। शैलेंद्र जी की जो साली थी, जो उनकी पत्नी से बड़ी थी, उनकी शादी और शैलेंद्र जी इनकी वाइफ दोनों एक साथ ब्याही थी। तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि एक दामाद हैं वो तो अच्छे पैसे वाले हैं, सक्षम हैं आर्थिक रूप से, और एक ये दामाद हैं इनके जिनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। बहरहाल वो शादी तो हो गई। शैलेंद्र जी 4-5 दिन अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहे भी और फिर काम के सिलसिले में वापस उन्हें मुंबई आना पड़ा। समय व्यतीत होता रहा और फिर शैलेंद्र जी को ये एहसास हुआ कि मुझे अपनी पत्नी को भी यहाँ मुंबई बुला लेना चाहिए और उन्होंने अपनी पत्नी को मुंबई बुला लिया। धीरे धीरे समय गुजरा और तब शैलेंद्र जी की पत्नी ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है और शैलेंद्र जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, ये उनके सबसे बड़े सुपुत्र जो शैली शैलेंद्र जिनका नाम था, उनका जन्म होने वाला था। और तब शैलेंद्र जी ने ये निर्णय लिया कि पत्नी की देखभाल के लिए उन्हें वापस झांसी भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और चूंकि शैलेंद्र जी के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तब वो विचार विमर्श करने लगे कि मैं कैसे ये सब मैनेज करूँगा। तभी उन्हें स्मरण हो आया है कि राज कपूर जी ने उन्हें एक प्रपोज़ल दिया था
और ये सोच कर के वो राज कपूर जी के ऑफिस, जो कि महालक्ष्मी के पास में बॉम्बे में था, उस समय आरके स्टूडियो नहीं हुआ करता था, तो वहाँ जा पहुँचे और सीधे राज कपूर जी से उन्होंने भेंट की। और राज कपूर जी ने से उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने मुझे प्रपोज़ल दिया था, तो आप मुझे कृपया 500 रुपये उधार दे सकते हैं, मैं आपको वो 500 रुपये वापस लौटा दूंगा। तब राज कपूर जी ने अपनी जेब टटोली तो उनकी जेब में 300 रुपये थे। तो राज कपूर जी ने पास के ऑफिस से 200 रुपये उधार बुलवाए और मिला करके 500 रुपये शैलेंद्र जी को दे दिए। ये देख कर के राज कपूर जी के मामा जी भी वहाँ उपस्थित थे ऑफिस में। उन्होंने राज कपूर जी को एक तरफ ले जा कर के बोला कि आपको इनकी स्थिति ऐसी दिख रही है कि ये वापस आपको पैसे दे पाएंगे, तो आप इनकी क्यों मदद कर रहे हैं। तो राज कपूर जी ने उनसे हंसकर कहा कि आप शांत रहें और आप देखें, ये स्वयं एक गीतकार हैं, कवि हैं, तो आप इसमें कृपया हस्तक्षेप ना करें। और राज कपूर जी ने फिर लौट कर के उनसे शैलेंद्र जी से कहा कि शैलेंद्र जी, मैं कोई साहूकार नहीं हूँ जो मैं आपसे पैसे वापस मांगूँ या ब्याज सहित वापस मांगूँ। मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि मेरी अगली फिल्म बरसात के 2 गीत बाकी हैं जिन्हें आप लिख दें मेरे लिए। बाकी सारे गीत हसरत जयपुरी साहब लिख चुके हैं, तो ये 2 गीत आप मेरे लिए लिख दें। तो यह, और फिर ये 500 रुपये भी आप रख लें, इन्हें भी आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा सौदा था शैलेंद्र जी के लिए। वे हंसी खुशी राज़ी हो गए और फिर उन्होंने 2 गीत फिल्म बरसात के लिए लिखे, जिनमें से पहला जो गीत था वो भारतीय फिल्म संगीत का पहला टाइटल सॉन्ग था, शीर्षक गीत था बरसात फिल्म के लिए। बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम बरसात में। और दूसरा गीत था पतली कमर है तिरछी नज़र है। तो ये 2 गीत लिख करके शैलेंद्र जी ने उन्हें दे दिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। अब ये बात ख़त्म हो गई। फिर बरसात आई, रिलीज़ हुई, ये दोनों गीत बहुत हिट रहे, ऐतिहासिक सफलता हासिल की इन दोनों गीतों ने। लेकिन फिर अगले प्रोजेक्ट पे राज कपूर साहब काम करने लगे, जिसका फिल्म का नाम था आवारा। और इसके लिए फिर से उन्होंने शैलेंद्र जी को संपर्क किया और ऑफिस में बुलवाया और उन्हें ये प्रपोज़ल दिया है कि इसके गीत भी आप लिखें, आपको 500 रुपये माहवार मैं दूंगा। लेकिन शैलेंद्र जी ने इसको साफ इनकार कर दिया और उन्होंने यही कहा कि ये फिल्मी गीत मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो आप कृपया मुझे इसके लिए क्षमा करें। लेकिन राज कपूर जी ने बहुत मनाया, तब भी शैलेंद्र जी नहीं माने। तब राज कपूर जी ने उनसे एक निवेदन किया कि आप फिल्म की स्टोरी तो सुन सकते हैं, तो उसके लिए तो कृपया मेरे साथ आएँ आप। तो वो राज़ी हो गए और ख्वाजा अहमद अब्बास जो थे, जो स्टोरी राइटर थे, उनके घर इनको लेकर के जा पहुँचे। और वहाँ ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको पूरी कहानी 2.5 घंटे तक सुनाई आवारा की। और वो स्टोरी शैलेंद्र जी ने भी सुनी। और जब स्टोरी ख़त्म हो गई तब राज कपूर पलटे और शैलेंद्र जी से पूछने लगे, बताइए कविराज, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कहानी को, इस स्टोरी को सुन करके। तब शैलेंद्र जी ने ये कहा कि बहुत बढ़िया स्टोरी है, कहानी अच्छी रहेगी, फिल्म अच्छी बनेगी। तब राज कपूर साहब ने एक बार फिर से उनसे पूछा, कविराज, मैं कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कहानी को सुन करके। तब शैलेंद्र जी मुस्कुराए और कहने लगे, गर्दिश में था लेकिन आसमान का तारा था, आवारा था। और जब यह बात ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने सुनी तो वो अपने कुर्सी से खड़े हो गए और खड़े होकर के जोश में बोलने लगे, बोले, मेरी पूरी कहानी का निचोड़ आपने इन 3 लाइनों में कह दिया और हेड्स ऑफ। तो बड़े खुश हुए वे और राज कपूर साहब से उन्होंने इनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं, मेरा परिचय कराइए। और फिर राज कपूर भी बहुत खुश हुए और उन्होंने शैलेंद्र जी से ये निवेदन किया कि आप मेरे लिए गीत लिखें, क्योंकि गीतकारी आपको बहुत सूट करेगी, आप इस विधा में बहुत प्रगति करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे। शैलेंद्र जी भी तैयार हो गए और ये सिलसिला चल पड़ा। और इस प्रकार से एक से बढ़कर एक गीत शैलेंद्र जी ने दिए। आवारा में ही शीर्षक गीत जो है वो
शैलेंद्र जी ने लिखा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। साधारण शब्दों में गहरी बात कह देने का जो फन था वो शैलेंद्र जी के सिवा और किसी को हासिल नहीं था। शैलेंद्र जी साक्षात सरस्वती के पुत्र थे। माँ सरस्वती का वरदहस्त प्राप्त था शैलेंद्र जी को। और शैलेंद्र जी एक कंप्लीट फैमिली मैन थे। शैलेंद्र जी के 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े शैली शैलेंद्र थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनसे छोटे मनोज जी, जो कि आजकल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में निवासरत हैं। तीसरी उनकी बेटी अमला, जो कि दुबई में निवास करती हैं। चौथी भी उनकी बेटी थी गोपा, जो कि कानपुर में बिहाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। और 5वें उनके सबसे छोटे बेटे दिनेश जी, दिनेश शैलेंद्र, जो कि स्टोरी राइटर और डायरेक्टर रहे हैं और कमल हासन के साथ 20 वर्ष तक काम कर चुके हैं मुंबई एक्सप्रेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो वो भी आजकल मुंबई में निवासरत हैं। तो ये शैलेंद्र जी का परिवार था। और परिवार में शैलेंद्र जी बच्चों से बेहद प्यार करते थे। जहाँ शैलेंद्र जी की पत्नी शकुंतला जी बहुत स्ट्रिक्ट थी बच्चों की तरफ, वहीं शैलेंद्र जी बहुत प्यार करते थे और बहुत ही नॉर्मल रहते थे। और शैलेंद्र जी के घर में शैलेंद्र जी के अन्यत्र जो दूसरे गीतकार हैं या संगीतकार हैं शंकर जयकिशन के अलावा, उनके भी गीत बजा करते थे और बड़े चाव से वे लोग ये संगीत और गीत सुना करते थे। तो इस प्रकार ये कारवां आगे बढ़ चला। शैलेंद्र जी की ट्यूनिंग राज कपूर साहब से, मुकेश जी से, शंकर जयकिशन से अद्भुत थी। यहाँ तक कि उनके जो कॉम्पिटिटर थे हसरत जयपुरी साहब, उनसे भी उनकी बहुत अच्छी प्रगाढ़ता थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये कारवां बढ़ता रहा। शैलेंद्र जी ने जहाँ राज कपूर कैंप के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे, वहीं बिमल रॉय साहब के लिए भी बहुत बढ़िया एक से बढ़कर एक गीत लिखे। फिल्म बंदिनी में, मधुमती में, 2 बीघा ज़मीन में और भी कई फिल्मों में। एक फिल्म बिमल रॉय साहब की आई थी परख, जिसके लिए शैलेंद्र जी ने डायलॉग्स भी लिखे हैं। और ये एकमात्र फिल्म है जिसमें डायलॉग्स भी शैलेंद्र जी ने लिखे थे। तो ये भी एक बड़ी रोचक जानकारी है। और ये फिल्म बिना गीत के बनने वाली थी, बिमल राय साहब का ऐसा विचार था, लेकिन फिर उन्हें कन्विंस किया शैलेंद्र जी ने ही। और वो सलीलदा के साथ में उसमें संगीत में और गीत, शैलेंद्र जी के गीत के साथ में उसमें एक से बढ़कर एक गीत हमें सुनने को मिले। और यदि गीत ना होते तो हम ज़बरदस्त गीतों से मरहूम रह जाते हैं, जिनमें परख का जो गीत बरखा बहार आई वो भी शामिल है। और शैलेंद्र जी ने रवि जी के साथ भी एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं। शैलेंद्र जी जब बिमल राय कैंप में उनके साथ काम कर रहे थे, उसी दौरान उनकी भेंट बासु भट्टाचार्य से हुई थी उनके स्टूडियो में। और वहाँ बासु भट्टाचार्य जी से सभी लोग मजाक कर रहे थे, उनका हंसी उड़ा रहे थे। तो शैलेंद्र जी ने पूछा, भाई आप इनकी हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? तो उन्हें जवाब दिया कि ये अपने एक पॉकेट बुक रखते हैं अपने पास और ये हमेशा उसको साथ में रखते हैं, उसको जेब में रख कर ही सोते हैं। तो शैलेंद्र जी की क्यूरोसिटी जागे, भाई ऐसी कौन सी बुक है, हमें भी बताएं आप। तो बासु जी ने बताया कि ये एक बहुत अच्छी बुक है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी, जिसका टाइटल है मारे गए गुलफाम। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। तो शैलेंद्र जी ने उनसे निवेदन किया कि मुझे आप ये बुक पढ़ने के लिए दीजिए, मैं इसे पढ़ूंगा, मैं भी देखूं क्या है इसमें। फिर शैलेंद्र जी घर ले गए और एक सिटिंग में पूरी बुक उन्होंने पढ़ डाली। और ये बुक पढ़ के उनको इतना इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसका शीर्षक होगा तीसरी कसम। और इसके लिए ये बात है 1960 की दिसंबर माह की, अक्टूबर या दिसंबर माह की बात है ये। उन्होंने पत्र लिखा फणीश्वर नाथ रेणु जी को और उसमें उन्होंने निवेदन किया कि मुझे आप आज्ञा दें, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ और इसके लिए कृपया आप मुंबई आ जाएं ताकि हम बैठ कर के इसकी पूरी भूमिका बनाएं और ये तय करें कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए इस प्रोजेक्ट पे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी मुंबई आ गए, दोनों में विचार विमर्श हुआ, दोनों ने मिलकर कास्ट इसकी तय की और ये निर्णय लिया गया कि वहीदा रहमान इसमें हीरोइन होगी और राज कपूर लीड एक्टर के रूप में होंगे, हीरो के रूप में होंगे।
और इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हो गया और ये तय हुआ कि ये फिल्म 8 से 10 महीनों में कंप्लीट कर ली जाएगी और 2.5 से 3 लाख का इसका बजट होगा। लेकिन आप विडंबना देखिए, प्रारब्ध देखिए, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। ये फिल्म की अवधि जो 1 साल में कंप्लीट होनी थी, 5 साल खिंच गई। इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खींच लिया, जो भी साथी थे, शैलेंद्र जी के रिश्तेदार थे, सभी ने हाथ खींच लिया और फिल्म में जहाँ 2.5 लाख रुपए लगना था, 22-23 लाख रुपए खर्च हो गया और शैलेंद्र जी गले गले तक कर्ज में दब गए और इसका शैलेंद्र जी को गहरा सदमा भी लगा। सदमा कर्ज का नहीं लगा, शैलेंद्र जी चारित्रिक रूप से एक बेहद सुदृढ़ व्यक्ति थे, बहुत मजबूत थे मानसिक रूप से। पैसे का उन्हें ज़रा भी सदमा नहीं था। लेकिन जिन लोगों में शैलेंद्र जी ने अपना समय इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों से उनका सामीप्य था, मधुरता थी, प्रगाढ़ता थी, उन लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। इसका शैलेंद्र जी को गहरा धक्का पहुंचा और राज कपूर भी इस बात के लिए अड़ गए थे कि इस फिल्म का जो अंत है वो हंसी खुशी वाला होना चाहिए, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र जी ने फिर ये बोला कि अगर हम इसका अंत ही बदल देंगे तो ये फिर तीसरी कसम नहीं रहेगी, तो ये संभव नहीं है। और इसके लिए फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी आज्ञा नहीं दी, जिसके लिए थोड़ा सा राज कपूर के साथ भी शैलेंद्र जी का मनमुटाव हो गया और शैलेंद्र जी को इसका भी बड़ा धक्का पहुंचा। सितंबर 1966 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ भी कुछ ही पर्दों पर हो पाई क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साथ दिया नहीं, साथियों ने, दोस्तों ने, किसी ने भी साथ नहीं दिया और कुछ ही दिन में ये फिल्म उतर गई और सुपर फ्लॉप साबित हुई, जिसका शैलेंद्र जी को बहुत धक्का पहुंचा और शैलेंद्र जी बहुत सदमे में आ गए और उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा इसका। दिसंबर माह की बात है, 3 तारीख की, जब शैलेंद्र जी राज कपूर साहब से मिलने उनके घर पर पहुंचे। लेकिन आप देखिए, राज कपूर जी की नाराज़गी थी, राज कपूर ने उनसे बात भी नहीं की, दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और शैलेंद्र जी वैसे ही घर पर आ गए। इस बात ने शैलेंद्र जी को गहरा धक्का पहुंचाया और शैलेंद्र जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। फिर 14 दिसंबर की बात है, शैलेंद्र जी राज कपूर से मिलने के लिए निकले क्योंकि उन्हें अस्पताल जाना था डॉक्टर को दिखाने। तो उन्होंने मन में उनके विचार आया कि राज साहब से मिल लूँ, तो राज साहब से मिलने गए। तब राज साहब का उस दिन जन्मदिन भी था और राज साहब से उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी जो फिल्म है मेरा नाम जोकर, इसके गीत भी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, आपका ये जन्मदिन का जश्न पूरा हो जाए उसके बाद में, और मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, शैलेंद्र जी अस्पताल में भर्ती हुए और शाम को ही उनकी मृत्यु का समाचार आ गया और ये समाचार सुनकर के राज कपूर साहब फूट फूट कर रोने लगे और उनके पास आए। जब उनका शव घर पर लाया गया तब उनके कदमों में गिरकर राज कपूर साहब बहुत रोए और इस प्रकार से भारतीय फिल्म जगत के महानतम गीतकार का अंत हुआ। और मैं यही कहूँगा कि 43 वर्ष की उम्र में ऐसी सफलता, ऐसी हिमालयन सफलता मेरे ख्याल से आज तक कोई भी अर्जित नहीं कर पाया है। शैलेंद्र जी जैसा गीतकार ना हुआ है ना होगा। शैलेंद्र जी को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। शैलेंद्र जी हमेशा राज कपूर साहब के बहुत निकट रहे। राज कपूर साहब का गहरा उनसे नाता था, बहुत जिगरी दोस्त थे उनके जाने के बाद राज कपूर साहब उनके हर जन्मदिन पर फूट फूट कर रोते थे कि मेरा यार, मेरा दोस्त मेरे को छोड़ करके चला गया। और कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा भी हो गया कि आखिरी समय में मेरा व्यवहार मेरे दोस्त से अच्छा नहीं था। राज कपूर बहुत प्यार करते थे शैलेंद्र जी से और अक्सर शैलेंद्र जी जब सोफे पे बैठा करते थे तब राज कपूर उनके कदमों में बैठ जाया करते थे
मतलब इतना प्यार था शैलेंद्र जी से। बहरहाल शैलेंद्र जी तो रहे नहीं, लेकिन राज कपूर की जो आखिरी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसके गीत अधूरे रह गए थे और इन अधूरे गीतों को पूरा किया शैलेंद्र जी के ही सबसे बड़े बेटे, जो कि खुद गीतकार थे, शैली शैलेंद्र ने। तो दोस्तों ये आखिरी गीत जो शैलेंद्र जी का था, जीना यहाँ मरना यहाँ, जिसके अंतरे वे लिख गए थे, लेकिन मुखड़ा फिर उनके पुत्र शैली शैलेंद्र जी ने तैयार किया और इस प्रकार से इसके गीत पूरे हुए। शैलेंद्र जी एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न गीतकार थे, जिनका मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गीतकार हुए हैं, लेकिन अगर यदि संपूर्ण गीतकार यदि किसी को कहेंगे तो वो शैलेंद्र जी ही थे, जो कि साधारण शब्दों में गहरी बात कह जाते थे और ऐसे शब्दों में कहते थे जो कि एक साधारण जनमानस को भी समझ में आए। नहीं तो अन्यथा कई गीतकार ऐसे हैं जो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते थे और फिर भी वो असर, वो गहराई तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन शैलेंद्र जी ऐसे अपनी विधा के पारंगत थे, धनी थे कि साधारण शब्दों में भी ऐसा ताना बाना बुनते थे कि जबरदस्त प्रभाव रहता था उनका। शैलेंद्र जी को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। यहूदी के लिए ये मेरा दीवानापन है, फिर अनाड़ी के लिए सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, और तीसरा मैं गाऊं तुम सो जाओ ब्रह्मचारी फिल्म के लिए। ये 3 फिल्म फेयर मिले। हालांकि उनके जो गीत हैं मुझे लगता है कि हर गीत फिल्म फेयर के काबिल था। तीसरी कसम फ्लॉप जरूर हुई, लेकिन शैलेंद्र जी के जाने के बाद ये फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला और वापस से ये फिल्म रिलीज़ हुई और तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये फिल्म ज़बरदस्त फिल्म है। और बाद में जब ये रिलीज़ हुई तो ये फिल्म हिट हुई और ये इंडियन सेलुलॉइड में ये एक नगीना है। ये फिल्म अद्भुत फिल्म है। तो इस प्रकार से शैलेंद्र जी का किया हुआ उत्कृष्ट कार्य, जो उन्होंने तीसरी कसम में जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरा किया, उसे लोगों ने सराहा भी और नेशनल अवार्ड भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये जीवन यात्रा थी शैलेंद्र जी की। शैलेंद्र जी जैसे कलाकार सदियों में होते हैं या कहें कि एक ही बार होते हैं तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। शैलेंद्र जी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जिस प्रकार रफ़ी साहब करीब हैं, वैसे ही शैलेंद्र जी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये दोनों फनकार, दोनों कलाकार मेरे पिताजी के भी बहुत प्रियतम थे और मेरे भी बहुत प्रिय हैं। तो दोस्तों ये जीवन यात्रा थी शैलेंद्र जी की। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ध्यान रखें और हमेशा प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।